तो नमस्कार आप सभी साथियों को। हमने कल देखा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का फर्स्ट पार्ट देखा था, जिसके अंदर हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है उसके बारे में पढ़ा था, और जो पुष्प होता है किस प्रकार से एक प्रकार का लैंगिक अंग है और कौन कौन से उसके अंदर भाग और कौन कौन से चक्र पाए जाते हैं वो हमने देखा था। अभी हम आज से जो कल हमने देखा था प्राग कोश, ठीक है, जो नर जनन तंत्र जिसके अंदर हमने पुंकेश्वर पढ़ा था। पुंकेश्वर की स्ट्रक्चर के अंदर सबसे शीर्ष भाग जिसे प्राग कोश या यंत्र कहा जाता है, तो प्राग कोश की स्ट्रक्चर देखते हैं अभी हम, ठीक है। तो प्राग कोश की संरचना या फिर स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, यह द्विपालित रचना है। द्विपालित का मतलब होता है दो पाली। जिस प्रकार से कल मैंने बताया था कि इस प्रकार से यह रचना थी, तो कहने वाले ये एक पाली ये दूसरी पाली, तो ये द्विपालित रचना होती है। प्रत्येक पाली में दो लघु बीजाणु धानी होती है। कहने का मतलब होता है ये इस प्रकार से विभाजित होती है भागों के अंदर, जिसमें एक लघु बीजाणु धानी इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर, इस प्रकार से ये लघु बीजाणु धानी होती है। कहने का मतलब एक पाली के अंदर दो, तो पूरे पराग कोश के अंदर कितनी लघु बीजाणु धानी हो जाती है? 4 लघु बीजाणु धानी हो जाती है। 4 लघु बीजाणु धानी हो जाते हैं, इसलिए इसे टेट्रास्पोरेंजिएट भी कहा जाता है। अब है कि लघु बीजाणु धानी आगे जाकर के पराग पुट्टी पोलन सैक बनाती, कहने का पराग धानी बनाती है। और इस प्रकार पराग कोश में 4 लघु बीजाणु धानी होती है, जिसे टेट्रास्पोरेंजिएट कहा जाता है। अब हम देखते हैं लघु बीजाणु धानी की संरचना, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरेंजिएट कहने में लघु बीजाणु धानी की संरचना देखते हैं हम। अब देखो ये 4 भित्तियों से आवृत रहती है। आवृत का मतलब होता है घिरी रहती है, कहने मतलब 4 भित्तियां होती है इसके चारों तरफ, ठीक है। जिसमें सबसे पहली या सबसे बाहरी लेयर की बात करें जिसमें होती है एपिडर्मिस, सेकेंड है एंडोथीशियम, थर्ड है मिडल लेयर और फोर्थ है टेपेटम, ठीक है। अब हमें एपिडर्मिस की बात करूं जो सबसे बाहरी लेयर होती है, अभी हम इसको पूरा डायग्राम के द्वारा समझेंगे, आप वीडियो को अंत तक देखते रहना, ठीक है। अब एपिडर्मिस होती है एक स्तरीय होती है, कहने मतलब सिंगल कॉल लेयर होती है, जिसका काम ओनली सुरक्षा प्रोटेक्शन का होता है, ठीक है। अब एंडोथीशियम जो सेकंड परत होती है एपिडर्मिस के अंदर की तरफ होती है एंडोथीशियम, ये भी एक स्तरीय परत होती है। ये एंडोथीशियम पर एल्फा सेलुलोज का स्थूलन पाया जाता है, कहने मतलब इसका जमाव पाया जाता है। और एंडोथीशियम का एक स्थान होता है जहां पर एल्फा सेलुलोज नहीं पाया जाता, कहने का मतलब ये एंडोथीशियम होती है इस प्रकार से लेयर। कोई ऐसा स्थान होगा जहां पर एल्फा सेलुलोज का स्थूलन नहीं पाया जाएगा, उसको कहा जाता है स्टोमियम, ठीक है। और ये स्टोमियम क्या करता है कि जब परागकोश का स्फुटन का मतलब होता है कि उसका फटना, जब परागकोश बाहर आते हैं तो वो स्फुटन होता है, ठीक है। तो परागकोश के स्फुटन में मदद करते हैं स्टोमियम, ठीक है। स्टोमियम क्या है? एंडोथीशियम परत जहां पर एल्फा सेलुलोज का जमाव नहीं पाया जाता है। यह परत आर्द्रता ग्रही होती है, हाइग्रोस्कोपिक होती है, कहने का मतलब होता है बाहर की वातावरण की जो वायु कहने मतलब वायुमंडल में जो आर्द्रता होती है उस वायुमंडल की आर्द्रता को ग्रहण करती है, जिससे क्या हो जाती है? कोमल हो जाती है, जिससे परागकोश के स्फुटन के अंदर मदद मिलती है, ठीक है। तो आर्द्रता ग्राही होती है। फिर थर्ड लेयर आती है मिडल लेयर। ये जो मिडल लेयर होती है वो मर्दूतक कोशिकाओं की बनी होती है और जो जीवित कोशिकाएं होती हैं। मर्दूतक नाम से ऐसे मत करना कि मरी हुई, ये जीवित कोशिकाएं ही होती है और मर्दूतक कोशिकाओं से बनी होती है। और ये 1 से 3 स्तरीय होती है, कहने का मतलब होता है ये ओनली एक स्तरीय थी, तो ये 1, 2, 3 स्तर तक हो सकती है। और जो मिडल लेयर होती है वो परिपक्व परागकोश, परिपक्व यंत्र के अंदर नहीं पाई जाती है, क्योंकि जैसे जैसे परागकोश ये परिपक्व होते हैं उसके अंदर परागकण बनना स्टार्ट हो जाता है लघु बीजाणु धानी के अंदर, तो ये मिडल लेयर क्या करती है कि अपने खुद को नष्ट करके अपना जो पोषण होता है वो किसको दे देती है? टेपेटम को दे देती है। और टेपेटम आगे किसको देते हैं? पराग कणों को पोषण देने का काम करते हैं। तो ये सुरक्षा के साथ साथ टेपेटम को पोषक तत्वों की आपूर्ति करती है, कहने का मतलब, ठीक है। अब होती है टेपेटम। टेपेटम सबसे आंतरिक सबसे भीतरी परत होती है, ठीक है। यह भी एक स्तरीय ही होती है। यह घना कोशिका द्रव्य पाया जाता है, इसमें डीएनए की मात्रा अधिक पाई जाती है। पहले ये डिप्लॉइड होती है, कहने का मतलब होता है पहले तो ये डिप्लॉइड होती है, ठीक है। इसके बाद में एंडोमाइटोसिस होता है। एंडोमाइटोसिस के कारण क्या होता है कि केंद्रक तो विभाजित हो जाता है, लेकिन जो उसके बाहर की झिल्ली होती है वो विभाजित नहीं हो पाती है, और जिसके कारण इसमें
एक से अधिक केंद्रक बन जाते हैं तो ये पॉलीप्लोइड होती है। तो ये टेपेटम की हमने इसके चारों लेयर के बारे में देखा। अब मैं डायग्राम के द्वारा इस लेयर को दर्शाता हूं, ठीक है। आप देखते रहना पूरे वीडियो को। अभी डायग्राम के द्वारा मैं पूरा समझाऊंगा कि ये डायग्राम कहां पर होते हैं पौधों के अंदर। तो अभी हम डायग्राम के द्वारा इन सबको समझते हैं कि कहां कहां पर लेयर होती है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, एक पुष्प की हम बात कर रहे हैं। एक पुष्प के अंदर मैं यहां पर जो डायग्राम बना रहा हूं, यह डायग्राम मैंने कल भी बनाया था और यह आपको पता होगा, यह डायग्राम है पुंकेसर का स्टेमन का डायग्राम है, ठीक है। स्टेमन का डायग्राम है, पुंकेसर का डायग्राम है, जिसमें ये इसको कहा जाता था तंतु और इसके बीच में कनेक्टिव होती है तो जिसे योजी कहा जाता है। और ये था परागकोश या फिर एंथर, जिसे इंग्लिश के अंदर एंथर कहते हैं। अभी हमने पढ़ा कि ये द्विपालित होता है। एक प्रारूपिक पादप के अंदर ये द्विपालित होता है। कहने का मतलब होता है, मैं इसका डायग्राम यहां पर बना रहा हूं। द्विपालित का मतलब होता है इसमें 2 पालियां होती है जिसके अंदर 4 लघु बीजाणु धानियां होती है, ठीक है। ये किसका मैंने डायग्राम बनाया, इधर वापस परागकोश का ही डायग्राम बनाया है, ठीक है। मैं पूरा समझाने वाला हूं यहां पर डायग्राम के द्वारा कहां से हमने स्ट्रक्चर ये उठाई है। तो ये परागकोश को मैंने यहां पर बनाया है। इसमें ये क्या है, लघु बीजाणु धानियां है, ठीक है, जो आगे जाकर के पराग पुट्टी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। अब मैं इसका लघु बीजाणु धानी के स्ट्रक्चर के बारे में बता रहा हूं यहां पर आपको मैं, कि इस प्रकार से होता है। और इसके लेयर की मैं बात करूं तो ये किस प्रकार से व्यवस्थित होती है, लेयर की मैं बात करूं तो ये देखो, ये डायग्राम मैं वापस यहां पर बना रहा हूं, सेम का सेम, कहने मतलब बड़ा करके बना रहा हूं, ठीक है। तो इस प्रकार से इनके चारों तरफ लेयर पाई जाती है। ये में लेयर पाई जाती है और ये मैं बना रहा हूं लघु बीजाणु धानियां। ये देखो 4 लघु बीजाणु धानियां, कहने मतलब ट्रेटास्पोरेंजिएट कहा जाता है, इसलिए 4 लघु बीजाणु धानियां 4 कोनों पर मैंने बनाई, ठीक है। ये चारों तरफ इसके लेयर है। कहने का मतलब जो सबसे बाहरी परत होती है इसको कहा जाता है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस आप हिंदी के अंदर जो पहले अभी 2 वीडियो के अंदर बताए उसमें नाम देख सकते हो, ठीक है। और जो एपिडर्मिस होती है एक लेयर ही होती है और इसके बाद में अंदर की तरफ होती है, ये होती है एंडोथीशियम। ये एंडोथीशियम होती है जो हाइग्रोस्कोपिक होती है। कहने का मतलब होता है वायुमंडल से आर्द्रता ग्रहण करके अपने आप को कोमल बनाती है, जो परागकोश के स्फुटन में मदद करती है। अब ये एंडोथीशियम है और इसके अंदर की ये लेयर और इसके पास में जो भी ये और भी साथ में लेयर बनी हुई होती है यहां पर। कहने का मतलब होता है 2 से 3, एक से लगा करके 3 लेयर तक होती है। ये होती है मध्य परत, कहने का मतलब मिडल लेयर। ये मिडिल लेयर होती है। और जो सबसे यहां पर एक और लेयर होती है, ठीक है। ये जो सबसे आंतरिक परत होती है ये होती है टेपेटम। टेपेटम भी इस बात का ध्यान रखना एक स्तरीय परत ही होती है जो लघु बीजाणुओं को या फिर परागकणों को पोषण देने का काम करते हैं। ये लघु बीजाणु धानी है। इसके अंदर किसका निर्माण है, इसके अंदर लघु बीजाणु उत्तक भरा होता है और इस लघु बीजाणु उत्तक की प्रत्येक कोशिका लघु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह कार्य करती है और लघु बीजाणु मात्र कोशिका आगे जाकर के परागकण का निर्माण करती है, पोलन ग्रेन का निर्माण करती है। तो इस प्रकार ये स्ट्रक्चर थी परागकोश की जिसके बारे में हमने पढ़ा। अब हम आगे इस टेपेटम के बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे कि क्या टेपेटम और क्या क्या कार्य करती है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर थी। तो ये मैंने परागकोश, ये पुंकेसर का परागकोश इस प्रकार से द्विपालित होती है और द्विपालित के अंदर किस प्रकार से 4 लघु बीजाणु धानी होती है। तब तक के लिए धन्यवाद।